हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो आज का ये जो हमारा क्लास है, ये पहली क्लास है हिंदी की। और आज हम इस क्लास में वर्णमाला के पार्ट फर्स्ट स्वर को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। और इनका जो प्रयोग है ना, वो बहुत जगह आपको मिलेगा। जैसे आप जब वर्णमाला का टॉपिक कवर कर लेते हैं ना, तो वही चीज आपके संधि में बड़ा काम देता है। तो बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को डिस्कस करिएगा, पढ़िएगा। और कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा ना, तो वो चीज आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया है। और हम लोग इस टॉपिक को ना बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट भी रहेगा इसमें से। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातें। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। या फिर हम उसे ध्वनि कहें, या फिर हम उसे क्या कहें? स्वप्निम कहें। यानी कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए स्वप्निम, तो हम अन्य नाम से क्या जानते हैं, और आपके विकल्प में ध्वनि शब्द दिया रहे तो वही आपका सही रहेगा। ठीक है, ध्वनि के अंतर्गत केवल व्यक्त ध्वनियां ही आती है। यानी कि जो कुछ भी आपका बोला जा रहा है, वही सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो शुद्ध हो या फिर अशुद्ध हो, उससे आपका कोई मतलब नहीं रहता है, कोई वास्ता नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव विचारों को समझता है। यानी कि हमने जाना अभी ध्वनि। अब बात आती है भाषा क्या होता है। भाषा का मतलब क्या हुआ? भाषा का मतलब हुआ कि हमारे जो भाव विचार हैं, वो हम आपके समक्ष कैसे प्रकट करेंगे? भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे ना। और आपके जो भाव विचार हैं, वो आप हमारे सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे? भाई भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, या फिर हम उसे कैसे समझेंगे? भाषा के माध्यम से ही तो समझेंगे ना। तो बस जो हम भाव विचार को प्रकट कर रहे हैं, जो हम आपके भाव विचार को समझ रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया जो संपन्न होती है, वो भाषा के माध्यम से ही होती है। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि वर्षों बाद मुनि ऋषियों ने ये अनुभव किया। मतलब जो हमारी भाषा थी, उसको अमर बनाने के लिए, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने अनुभव किया कि जो भाषा है उसमें जो ध्वनि प्रयुक्त होती है, उनकी संख्या क्या है? निश्चित है। और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए, जिन्हें हम वर्ण या फिर अक्षर के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले ध्वनि आया, फिर ऋषि मुनि ने सोचा कि भाई हम इन ध्वनियों को क्यों ना अमर बना दें। तो इसके लिए उन्होंने क्या अनुभव किया? इन्होंने अनुभव किया कि भाई इनके योग से हम शब्द बना सकते हैं, और इन्हीं शब्दों को बनाने के लिए भाई चिन्ह की जरूरत होती थी। और उन्हीं चिन्ह को क्या कहा गया? वर्ण नाम दिया गया, जिन्हें हम लोग अक्षर कहते हैं। पॉइंट्स क्लियर ना? आगे देखते हैं। देखिए, अब जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे अक्षर हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो हमारे वर्ण थे, जो हमारे अक्षर थे, वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे? पहला हमारा था बंधाक्षर, और दूसरा हमारा क्या था? मुक्ताक्षर। ठीक, जैसे आप पढ़ेंगे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, वही तो ध्वनि ही है। ठीक है, तो बस इन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारा बंधाक्षर है, ये क्या है? अब देखो, ब से बंधाक्षर, देखिए ट्रिक समझने की कोशिश करिएगा एकदम इजी वे में। ब से बेटा बंधाक्षर, और व से आपका क्या होता है? व्यंजन। ठीक, और ये क्या है? मुक्ताक्षर, यानी कि स्वतंत्र रूप में कौन रहता है? यानी कि स्वर। देखिए बहुत ध्यान से चीजों को, जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत। ठीक, अब देखिए
मतलब जिनका जो अंतिम वर्ण है वो क्या रहे, व्यंजन रहे। जिन ध्वनि का अंतिम वर्ण, जिन ध्वनि का अंतिम जो वर्ण रहे, अंतिम जो वर्ण हो वो क्या हो, वो व्यंजन हो, व्यंजन हो। ठीक। और आपको पता है ना कि जब व्यंजन अपने मूल रूप में रहता है तो उसके नीचे बच्चा क्या लगता है, हलंत लगता है। मतलब आपको क्या लिख के दे दिया, आपको लिख के दे दिया नाम में, ठीक है, कौन से अक्षर का प्रयोग किया गया है, अंतिम वर्ण क्या है आपका, जो है व्यंजन, आप तुरंत बताएंगे बंधाक्षर। आपसे पूछा गया आप में किस ध्वनि का प्रयोग किया गया, आप तुरंत बताएंगे बंधाक्षर। काम में किस ध्वनि का प्रयोग किया गया, आप तुरंत बताएंगे बंधाक्षर। यानी कि जिन ध्वनियों का अंतिम जो वर्ण है वो आपका अगर व्यंजन है तो उसे हम बंधाक्षर के नाम से जानते हैं। देखो कितना इजी सा था, अभी तक नहीं पता होता कितना कठिन लगता आपको। आप लिख के दे दिया जाता, आपसे पूछता बताइए, अंडरलाइन करते पैसेज के थ्रू, आपसे पूछते बताइए कौन सा अक्षर है, अब बता ही नहीं पाते। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, मुक्ताक्षर जो था भाई स्वतंत्र रूप में कौन है, स्वर है आपका। तो मुक्ताक्षर क्या होता है आपका, स्वर होता है। यानी कि जिनका जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो, अंतिम जो वर्ण हो वो हमेशा क्या हो, स्वर हो। अंतिम वर्ण जो हो, वर्ण स्वर हो। ठीक है, जैसे आपका क्या लिख के दे दिया, जैसे मान लीजिए यही नाम लिख के दिया बच्चे, और वो किस तरीके से दिया, ऐसे दिया, मतलब अंतिम वर्ण क्या है अब आपका, स्वर है ना, आ जुड़ा हुआ है। आपको जो क्या है, काम लिख के दिया, अब ये इस तरीके से दिया, अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है। ठीक है, आपको आप लिख के दिया और इस तरीके से लिख के दिया, तब ये चीज आपका किस अक्षर का प्रयोग किया गया है, इसमें मुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बंधाक्षर और मुक्ताक्षर। बंधाक्षर का अंतिम वर्ण व्यंजन और मुक्ताक्षर का अंतिम वर्ण क्या होता है, स्वर होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखो कितना मजेदार था ना। अब देखिए बेटा, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत इजी सा है, लेकिन इसको बेटा जाने रहिएगा। मतलब वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य, और वाक्य से क्या बनती है, भाषा बनती है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, वर्णों के मेल से क्या बनता है, तुरंत बता ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितनी बार मैं बोलूं उतना कम है बेटा ये। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर आपसे क्या पूछा जाए, सबसे छोटी लिखितम इकाई किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हमेशा, वर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे परिवर्तित कर दे और आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, और आपके विकल्प में ध्वनि है, तो ध्वनि ही लगाना बेटा, भले ही वर्ड और ध्वनि दोनों दे रखा है तब भी ध्वनि पे। इसी तरीके से अगर आपसे क्या पूछ लिया कि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और आपको वर्ड ध्वनि दिया है, तो हमेशा वर्ड पे लगाइएगा बेटा। ओके, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो बस ऑप्शन में आपको वाक्य दिखाई देगा, आपको तुरंत बताना है कि भाषा की सार्थक इकाई जो है वो वाक्य कहलाती है। आपसे पूछा जाए वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा वाक्य से छोटी इकाई क्या होता है, उपवाक्य होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो वाक्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप उपवाक्य क्या है, पदबंध क्या है, पद क्या है, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे तो क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सेम जैसे लिखा गया है, इसीलिए मैं आपको ये चीज वर्णमाला के अंतर्गत बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, मैंने कहा ना जितनी बार मैं बोलूं कि मोस्ट 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 उतना ही कम है बच्चे ये। ओके ना, तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पूछा गया तो पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई जैसे ही बच्चा आपसे पूछा जाएगा पद, पद से छोटी इकाई किसे कहते हैं, अक्षर,
और अक्षर से छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ध्वनि को कहा जाता है। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की लिखितम इकाई वर्ण। पॉइंट्स क्लियर ना? यहाँ तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ बच्चे मेरे, आगे देखते हैं। अब देखिए, बात आती है वर्णमाला की। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्ण का क्या है? एक जो व्यवस्थित समूह होता है, जो व्यवस्थित समुदाय होता है। जैसे हमारी मोती की मालाएं होती है ना, वो देखते हैं ना, एक व्यवस्था में लगी होती है। अगर जरा सा भी आगे पीछे हो जाए तो मोती की माला बेकार हो जाती है ना। सेम वैसे ही कि क्या होता है, जो वर्णों का समूह होता है, जो उसका व्यवस्थित रूप होता है, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण होते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि लिखित रूप से वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बेटा 52। मूलतः कितनी होती है, तो याद रखिएगा बच्चा 52। उच्चारण की दृष्टि से जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बेटा, तब आपका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्लियर ना? डन ना? कहीं कोई कंफ्यूजन? कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, ये ना रहे कि हमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना? ऐसे वाली पढ़ाई करनी है एकदम जज्बा के साथ। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो सब, अब हमारा आता है स्वर वर्ण। अब यहां पे देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अभी हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं स्वर की और व्यंजन की, कि उसके बाद कभी गलत ही नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि जिनके उच्चारण के लिए कोई बाधा ना हो, कोई अवरोध ना हो, यानी कि जो स्वतंत्र हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जो किसी की मदद नहीं लेते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक, हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कौन सा स्वर है जो नहीं इसमें? अब हमारे जो स्वर होते हैं ना बेटा, वो कहां से कहां तक होते हैं? देखिए 10 बताया गया है ना कि 10 होती हैं। अब 10 कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हो गया छोटा आ, मतलब आ, ई, ऊ। अब इसमें री को नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसको उच्चारण की दृष्टि से नहीं लिया जाता है। आपका हो गया ए, ओ और ठीक है, अंग आहा को नहीं माना जाता। अभी उनकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो आपसे क्या है, उच्चारण की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्वरों की संख्या आप कितनी बताएंगे? 10 बताएंगे। सिर्फ आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र वर्ण कितने होते हैं या फिर स्वर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा तब आप 11 बताएंगे। ठीक है, तब आपका री भी ऐड हो जाता है। आपसे कभी पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, या फिर परंपरा के अनुसार स्वरों की संख्या बताइए आप, तो बच्चा याद रखिएगा 13। यानी कि अब यहाँ पे कहां से कहां तक हो जाएगा? आ से लेकर आहा तक हमारे जितने भी स्वर हैं सारे आपके ऐड हो जाएंगे। पॉइंट्स क्लियर हुआ ना? मतलब क्या है, हमारी परंपरा या लेखन के आधार पर 13। हिंदी में प्राचीन काल में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा बेटा तब आप 14 बताएंगे। यानी कि आप कोई भी पुरानी किताब हिंदी की देखेंगे ना, पापा ओपा के टाइम का, तो क्या होता था, जैसे हमारी एक री है जिनको आज भी हम पढ़ते थे, एक हमारे होते थे दीर्घ स्वर की री, जिसे संस्कृत में आज भी प्रयोग किया जाता है। एक हमारा होता था ली, जिनको हर्ष स्वर में रखा जाता था। एक हमारी होती थी बड़ी ली, जिन्हें हम दीर्घ स्वर में रखते थे। ठीक,
तो इनका क्या है, आज भी संस्कृत में प्रयोग किया जाता है बेटा, लेकिन हिंदी में इनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो पता है आपको ना, जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तो धीरे 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 गायब हो जाता है बेचारा, उसकी जिंदगी में उतनी आवश्यकता नहीं बचती है। तो सेम इनके साथ भी यही कहानी हुई कि भाई इनकी जब जरूरत नहीं पड़ी तो इन्हें हिंदी से हटा दिया गया। संस्कृत में आज भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या था, आपके 11 स्वर थे ही, ये 3 ऐड हो गए, तो आपके टोटल कितने हो गए थे, 14 स्वर होते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए प्राचीन काल में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 14। परंपरा के अनुसार पूछा जाए, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछा जाए बेटा, तो आप बताएंगे 13। आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या को, तो आप बताएंगे 10। लेकिन स्वतंत्र वर्ण या फिर स्वर अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सिर्फ स्वर पूछा गया तो क्या याद रखेंगे, 11। ठीक है, कहां से कहां तक, आपका ये जो 11 होगा, आ से लेकर आओ तक। इतने पॉइंट सभी के क्लियर, डन, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं ना। अब देखो, आओ हम आपको ना एक छोटी सी कहानी बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, पढ़िएगा आप सभी लोग। देखो हमारा क्या था, जो हिंदी वर्णमाला था, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के क्या थे, 2 पुत्र थे। दो पुत्र थे इनके, एक पुत्र के इनके नाम था स्वर, और दूसरा जो इनका पुत्र था उसका नाम क्या था बच्चा मेरे, व्यंजन। ठीक है, ये जो स्वर थे ना भाई, ये बड़े ना एटीट्यूड में रहते थे। इनका ये था कि हम कुछ भी हो जाएगा, किसी की मदद नहीं लेंगे। मतलब फिल्मों के वो ठाकुर साहब की तरह रहते थे कि चाहे दुनिया इधर की हो जाएगी, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन मदद तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, जो हमारे स्वर थे, ये क्या थे, ये स्वतंत्र वर्ण थे। स्वतंत्र मतलब मदद नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो व्यंजन थे वो बेचारे सीधे साधे थे। वो बोले कि भाई ये हमारे बड़े वाले भैया हैं, बिना इनके पूछे वो कोई काम नहीं करते थे, बिना इनकी मदद के वो कोई काम नहीं करते थे। यानी कि जो व्यंजन है वो किसकी सहायता से बनते थे, स्वर की सहायता से बनने वाले वर्ड। यानी कि व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से, सीधे साधे बेचारे, स्वर की सहायता से बनने वाले वर्ड। पॉइंट्स क्लियर ना, ठाकुर साहब, उनके भाई साहब। अब देखिए, अब बात आती है कि जो हमारे स्वर थे ये क्या थे। पहले हमारे जो स्वर थे, एक परंपरा के अनुसार लेखन के आधार पर स्वरों को जो माना गया था, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, वो कहां से कहां तक माना गया था बेटा, तो आ से लेकर आओ तक, मतलब आ से लेकर सॉरी आहा तक, एक परंपरा के अनुसार, एक लेखन के आधार पर। व्यंजन को कहां से कहां तक लेके माना गया था, का से लेकर या तक। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे स्वर थे, इनके 2 वर्ण थे, अंग और आहा। नाम सुना है कि नहीं सुना है अंग और आहा की, इनकी कहानी सुनिए भाई। इनकी क्या कहानी थी, हमारे अंग और आहा, ये क्या थे, एक बार दोनों लोग जा रहे थे घूमने के लिए। ठाकुर साहब ने बोला था, स्वर ने बोला था कि हमारे वसूलों के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, हम स्वतंत्र हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, किसी की मदद नहीं लेंगे। लेकिन ये जो दोनों थे, इन्होंने क्या किया,
अंग ने क्या किया, जाते जाते इन्होंने मदद ले ली ना की। बेचारे मुसीबत में पड़े और ना से बोले भाई कुछ पैसे उधार दे दो, बड़ा मुसीबत है। ना ने भैया मदद कर ली, ठाकुर साहब को पता चल गया। अब भाई आहा ने बोला हा से, भाई थोड़ी हमारी भी मदद कर दो, बड़ी मजबूरी है इस समय, डेटा पैक खत्म हो गया, थोड़ा रिचार्ज करना है। अब ये बात ठाकुर साहब को पता चली, ये बात स्वर को पता चल गई। अब उन्होंने क्या किया है, इन दोनों को कहा अब अपना जो डेटा पैक रिचार्ज करवाने के लिए जो मदद लिए हो ना दोनों लोग, निकल लो घर से बाहर, सबसे अलग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। दोनों को अलग कर दिया घर से और दोनों ने घर बनाया अपना और उस घर का नाम दिया। बेचारे अब क्या करते, एक छोटी सी झोपड़ी बनाए और उसको नाम दिए अयोगवाह। ठीक है, ये नाम दिया उसको। और ये क्या है, अयोगवाह घर कहाँ बनाए, स्वर और व्यंजन के एकदम बीचों बीच रास्ते बना लिए, यानी कि स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी, स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है अयोगवाह कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो अंग और अहा। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे माना जाता, अयोगवाह को। अंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अहा का नाम क्या था, विसर्ग नाम से हम लोग जानते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुआ सारा। इसीलिए आपसे क्या है कि ये हमारी परंपरा के अनुसार है, यानी कि आपसे पूछा जाए परंपरागत, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने लिखवाया है, परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप हमेशा बताएंगे 13, क्योंकि तब आपका क्या हो जाता है, आ से लेकर आहा तक हो जाता है। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि स्वतंत्र वर्ड कितने होते हैं, स्वतंत्र, आपसे पूछा जाए स्वतंत्र वर्ड कितने हैं, या फिर आपसे पूछा जाए स्वर कितने हैं, तो बस याद रखिएगा हमेशा क्या है, 11 बताएंगे। यानी कि अब इसमें कौन ऐड हो जा रहा है, सिर्फ आपका आ से लेकर आव तक हो जाए। पॉइंट्स क्लियर हुआ ना, डन सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं ना। तो बस ये कहानी थी थोड़ी सी ठाकुर साहब की, यानी कि क्या है, अयोगवाह कौन से वर्ड होते हैं, अंग अहा, अंग को हम लोग अनुस्वार, आहा को हम लोग विसर्ग, स्वतंत्र वर्ड कितने होते हैं या स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। बाकी व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये इनके बड़े मतलब क्या हैं, छोटे भाई साहब हैं, बिना अपने बड़े भाई की मदद से कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि स्वर की सहायता से बनने वाला जो वर्ड है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, देखिए ना, चलो आ जाओ फिर आगे। अब देखिए, जो हमारे स्वर थे, यानी कि आ से लेकर जो हमारा अव तक के जो स्वर थे, उनकी क्या है, आपसे कभी भी पूछा जाए बेटा पाणिनि ऋषि के अनुसार या मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, हर्ष स्वर या फिर मूल स्वर, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर, प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहां पे सबसे पहला हमारा है हर्ष या फिर मूल स्वर, या फिर इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है। एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बच्चे, इनके अंतर्गत आपका आता है अ, ई, उ और आपका रे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे हर्ष स्वर हैं, जो हमारे मूल स्वर हैं या जो हमारे एक मात्रिक स्वर होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, जैसे ही आपसे संख्या पूछा जाएगा कि भाई इनकी संख्या कितनी है, तो याद रखना बेटा
इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। पॉइंट्स क्लियर हुआ। हर्ष स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी कि एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ही हम हर्ष, मूल या फिर एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। ये अपने मूल रूप में रहते हैं, यानी कि ये अपने परिवार में भी किसी सदस्य की मदद नहीं लेते हैं। संख्या 4 है। पॉइंट्स क्लियर, डन। आ जाइए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर, जिन्हें हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें क्या है, दीर्घ स्वर जो अपने मूल रूप में, इसमें क्या आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, और बच्चे क्या होता है, अ होता है। ठीक है, ये वर्ड, यानी कि आपसे सिर्फ अगर पूछे दीर्घ स्वर कितने होते हैं या द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो आप कितना संख्या बताएंगे। इनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है ना, टोटल आप बताएंगे भाई इनकी जो संख्या होती है वो कितनी है, तो आप बताएंगे भाई 7 है। ठीक है, 7 है। लेकिन देखिए जब आपसे क्या पूछा जाए, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मूल दीर्घ स्वर, या फिर इन्हीं को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, ये जो हमारे हैं इनको हम लोग सजातीय स्वर, ये सिर्फ अपने परिवार वाली की मदद लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, चाहे आपको मूल दीर्घ स्वर लिख के दे दिया, चाहे आपको सजातीय स्वर लिख के दे दिया, तो इनका ये जो हो जाते हैं कितने, इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें सिर्फ आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है बेटा, बहुत पूछा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं या इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त स्वर या फिर उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर या फिर क्या है, विजातीय स्वर, कुछ भी लिख के दे दिया जाएगा, आप सभी गलत मत करना बच्चे। अब इनमें क्या हो जाता है, ये भिन्न भिन्न, मतलब लेंगे परिवार वालों की ही मदद, लेकिन भिन्न भिन्न चाचा ताऊ इनकी भी ये मदद ले लेते हैं। और इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें जो आपका आता है, इसमें आपकी बड़ी, सॉरी, ए ओ अ, ए ओ और अ, यानी कि इनकी संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कितनी संख्या बताएंगे, 4। पॉइंट्स क्लियर हुआ ना। यानी कि सिर्फ आपसे बेटा अगर दीर्घ स्वर पूछा गया तो आप बताएंगे 7 होता है, मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर पूछा जाएगा तो 3, क्योंकि ये क्या है, सजातीय का मतलब होता है समान वाले, अपने ही भाई अपने ही बहन की मदद लेना, वो समान, और विजातीय का मतलब होता है भिन्न। तो संयुक्त स्वर होते हैं जो, उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं, और जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं उनको हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड हमारा है प्लुत स्वर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। उच्चारण में कितना, 3 गुना का समय लगता है। अब क्या है कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि भाई आ से लेकर जो अ तक हमारे होते हैं वो हमारे स्वर हैं, अंग आह को स्वर माना नहीं गया है, वो अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं कि भाई हमने तो पढ़ लिया हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में, उनकी कहानी खत्म हो गई, फिर ये कौन आ गए हैं, प्लुत स्वर, जिन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो आपको कहा पता है कि जब किसी भी स्वर के उच्चारण में आप 3 गुना का समय लगा देते हैं, जैसे आप रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर आप किसी को दूर से पुकारते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस स्वर के उच्चारण में 3 गुना का समय लगा देते हैं। जैसे बचपन में होता था ना कि जब मारपीट होता था आपस में, सामने वाले को मार खिलवाना है मम्मी पापा से, तो हम क्या करते थे, रोना शुरू करते थे ना, आ, ठीक है, मतलब हमने क्या है, हमने अ का उच्चारण किया,
लेकिन हम उसमें 3 गुना का समय लगा रहे हैं। बस थोड़ा कह के रुक तो नहीं जाते थे ना, जब तक मम्मी देख ना ले, पापा देख ना ले, जब तक पिटाई नहीं हो जाए तब तक नहीं चुप रहना है। तो बस जब आप किसी स्वर के उच्चारण में 3 गुना का समय लगा देते हैं, तब वही हमारा क्या कहलाता है, प्लुत स्वर का कहलाता है। इनकी क्या पहचान होती है, ये हिंदी में 3 की तरह पहचान इनकी क्या है, हिंदी में ऐसे 3 अंक के साथ लिखे जाते हैं, अंक के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, राम। अब देखिए रा, आप देखते होंगे ना ऐसे लिखा जाता है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपका है, यही यही हमारा, अब इसमें किस स्वर का प्रयोग किया गया, तो प्लुत स्वर का। हम कैसे बोलेंगे, राम। रा के उच्चारण में हमने 3 गुना का समय लगा दिया ना, लिखा रहता ओम, ऐसे करके लिखा रहता है। मतलब इनका जो प्रयोग होता है ना, वो वैदिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग सबसे अधिक जो किया जाता है वो वैदिक भाषा में किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में ये 3 अंक से लिखे जाते हैं। इनका जो प्रयोग किया जाता है वो रोने, गाने, चिल्लाने या फिर किसी को दूर से पुकारने में किया जाता है। पॉइंट्स क्लियर है ना प्लुत स्वर का? चलो बहुत बढ़िया। और जब किसी भी कोई स्वर नहीं आता, कोई भी आपका स्वर है, उसके उच्चारण में आप 3 गुना का समय लगा देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं छोड़ रही हूं बेटा मैं, कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए गलत नहीं करना है बच्चा। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, हो सकता है एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, लेकिन जब एक बार पढ़े रहेंगे ना, कम से कम जब आपके एग्जाम में आता है ना, तो वो दिमाग क्लिक कर जाता है, यार भाई इसको तो, या बहन मैंने इसको तो कहीं पढ़ रखा है ना। तो बस वही चीज है। जब प्रश्न परिवर्तित कर दे और आपसे पूछे योग एवं रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो 2 होते हैं, एक मूल है एक संयुक्त है। तो मूल स्वर जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि भाई वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जो अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं, अपने ही परिवार वालों की सहायता लेते हैं, वही हमारे यानी कि हर्ष स्वर जो होते हैं, छोटा, छुट्टी, छोटा वो और आपका री यानी कि 4 होते हैं। आगे देखते हैं। हमारा दूसरा संधि स्वर, जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब वही मूल दीर्घ स्वर और आपका संयुक्त स्वर के रूप में ये परिवर्तित किए गए हैं। अब इसमें क्या है आपका, जिसमें सजातीय स्वर आते हैं आपके, और क्या आ जाते हैं, संयुक्त स्वर आ जाते हैं। पॉइंट्स क्लियर? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संयुक्त स्वर को हम लोग विजातीय स्वर, और जो हमारा दीर्घ स्वर होता है, मूल दीर्घ स्वर, उसे हम लोग सजातीय स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि सजातीय का मतलब होता है एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर, मतलब अपने ही परिवार की मदद लेकर जो बनते हैं। और विजातीय, वी से विजातीय, बी से भिन्न, जो भिन्न परिवार वालों की मदद से बनते हैं, वो हमारे विजातीय या फिर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। पॉइंट्स क्लियर? डन। चलो आगे देखते हैं। जब आपसे पूछा जाए जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, यानी कि जब हम भाई किसी का उच्चारण करते तो हमारी जिह्वा ही तो स्पर्श करती ना मुख के विभिन्न भागों को, तब जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कितने भागों में, तो 3 प्रकार से उनको बांटा गया है, अग्र, मध्य और आपका पश्चिम भाग। ठीक, ये बांटा गया। देखो अग्रभाग पता ही चल रहा है कि आपका जो जिह्वा होगा उसके अगले भाग का प्रयोग किया जाएगा, मध्य भाग यानी कि जिह्वा के बीच के भाग का प्रयोग किया जाएगा, पश्चिम भाग जिह्वा के पीछे के भाग का प्रयोग होता है उच्चारण में। तो चलो इतना समझने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। छोटा बड़ा याद है ना सबको, बस वही चीज लिख लो यहाँ पे। जैसे आपने क्या लिखा, देखो ये एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको ताकि कभी गलत मत हो।
री है नहीं, उच्चारण की दृष्टि से वो होता नहीं, ये सारे उच्चारण के आधार पर हैं, तो री को हम लोग नहीं लिखेंगे। ओ और औ। ठीक है, ये लिख लिया आपने, ये दिमाग में रखना। ठीक है, आप देखो कभी गलत नहीं होगा बच्चा। अब देखिए ये क्या है, अग्रभाग यानी कि आगे वाला। अब ये जो आपका है एक ट्रिक के रूप में है, ये जो आपके हैं ये सारे अग्र हैं, आगे वाले अग्रभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, आपका जो क्या है पश्च भाग के अंतर्गत, ये जो आपके पीछे वाले जितने भी वर्ण हैं ये, ठीक, ये आपके पश्च भाग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, देखो कितने आसान तरीके से याद हो गया। बचा आपका ये, इसको छोड़ दीजिए, और ये हमारा जो है, ये जो हमारा है ये हमारा मध्य हो गया। देखो कितना आसान है। अब ऐसे ऐसे याद करोगे कि भाई ई ए ये अग्रभाग में ई ए, तो आज याद करोगे कल भूल जाएगा, अब कभी नहीं भूलेगा। यानी कि आपका क्या हो गया, ये हमारा अग्रभाग, अग्रभाग, ठीक, ये हमारा पश्च भाग, ठीक, ये जो हमारा है ये है मध्य। पॉइंट्स क्लियर? यानी कि अब नहीं गलत होगा ना, अब आसानी से कर ले जाएंगे ना आप सभी। अग्रभाग में क्या हो गया आपका, ई, ई और आपका ए और ए। ठीक है, मध्य भाग में सिर्फ आपका अ आएगा, और पश्च भाग में आपका अ, आपका उ, उ और आपका ओ, डन ना बच्चे? पॉइंट्स क्लियर हुआ ना? देखो इजी एकदम ना। अग्रभाग में जिह्वा के आगे भाग, मध्य भाग में जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग किया जाता है उच्चारण में, और पश्च भाग में जिह्वा के पीछे का जो भाग है वो प्रयोग किया जाता है। और ये आपका ट्रिक है, अब कभी गलत नहीं होगा। मतलब आ ई उ ए ओ आप लिख लीजिए। आगे वाले जो पार्ट है वो अग्रभाग, पीछे वाले जो भाग है वो पश्च भाग, बीच का जो है बस एक अ हमारा जो हो जाता है वो मध्य भाग में हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अब मुख द्वार खुलने बंद करने के आधार पर, यानी कि जब आप उच्चारण करते हैं ना, तो जो आपका मुख द्वार होता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम इस तरीके से खुलता है। इनको भी आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने क्या लिखा, अब इसमें अ नहीं आता है क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है बच्चा। अब देखिए ई उ उ, ठीक है। अब देखिए ब से विपरीत, ब से बड़ा, इस तरीके से याद रखिएगा। अब विपरीत में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है सिर्फ ये ब से विपरीत ब से बड़ा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, विपरीत वर्ण हो गया। अर्ध विपरीत, आधे जो बड़े थे, यानी कि आधे बड़े संयुक्त नहीं, आधा आधा से मिलकर बन रहा था ना, तो बस आधे जो बड़े, यानी कि ए में ए बड़ा है, ओ अ में अ बड़ा है, यानी कि ये जो दोनों हैं ये हमारे अर्ध विपरीत हैं। अर्ध विपरीत, ठीक। अब देखिए बात आती है सभी कौन बचा हुआ है, समृत मतलब सभी, जो अभी सभी बचे हैं, तो बचा कौन है सभी, अभी ये पूरी लाइन बची है, यानी कि ये जो हमारे हैं पूरे, ये किस में आएंगे, ये समृत में आएंगे। समृत मतलब जो पूरे सभी अभी हैं, ठीक है। और अर्ध समृत में कौन आएगा, आपका बचा कौन है, ये बचा है ए ओ, मतलब आधे जो अभी सभी बचे हैं वो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध समृत। देखो थोड़ा सा आप इसको समझ में आ गया ना, बस ब से विपरीत ब से बड़ा, ठीक है, विपरीत में कौन आ जाएगा, बड़ा। अर्ध विपरीत यानी कि आधे के जो बड़े हैं, संयुक्त जो होता है वो आधा आधा से मिलकर बना है,
तो आपका क्या हो जाएगा, ए में अ बड़ा है, ओ में अ बड़ा है, यानी कि अ और अ जो हो जाएगा वो अर्धविवृत। समवृत में क्या है, जो सभी अभी बचे हुए हैं, यानी कि जो अभी नहीं विभाजित हुए हैं वो समवृत। और अर्ध समवृत में क्या है, आधे जो अभी सभी हैं वो अर्ध के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो देखिए विवृत में क्या हो गया, अब मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होगा, आसानी से कर ले जाएंगे। विवृत में अब ऐसे नहीं तो याद करते रहेंगे ना बेटा, तो ऐसे याद करते रहेंगे, ऐसे ही इधर याद करेंगे ना, इधर फिर भूल जाएगा। अब आपको ना कभी नहीं भूलेगा, एक बार थोड़ी सी हो सकता है, एक बार माइंड में सेट हो गया ना तो कभी भूल ही नहीं सकता है। समृत में क्या हो जाएगा, सभी आ जाएंगे, और अर्ध समृत में आधे सभी। डन बच्चा। अब इसमें देखिए विपरीत में क्या हो जाता है, जो हमारा मुख्य द्वार होता है वो सबसे अधिक खुलता आ, ठीक है। अर्ध विपरीत में मतलब विपरीत से थोड़ा कम खुलता ए अ, ठीक। समृत में क्या हो जाता है, अर्ध विपरीत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है ई उ ऊ, और अर्ध समृत में क्या होता है, समृत से थोड़ा कम खुलता है ए ओ, ठीक है। डन ना। और ट्रिक है, ऐसे याद करेंगे तो नहीं याद होगा, अब आसानी से याद हो जाएगा बच्चा। पॉइंट्स क्लियर ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखो, एक हमारा है ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि ये जो हमारे ओठ है ना उनकी स्थिति के आधार पर किस, तो देखिए एक होता है हमारा वृत्तमुखी, यानी कि जो हमारा ओठ है वो क्या हो जाए वृत्त के आकार का, जैसे हम बोलेंगे उ ऊ ओ ओ, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या होता है, इसमें आता है उ ऊ, आवृतमुखी क्या है, स्माइली ई, ठीक है। वृत्तमुखी आवृत उ ए, ठीक है, समझ में आया। वृत्तमुखी उ, अवृतमुखी में स्माइली ई, उ में बोलेंगे, और जो हमारा वृत्त के ई बोलेंगे, स्माइली वाला फेस आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर ना, ये ओठों की स्थिति के आधार पर। डन बच्चे, आगे देखते हैं नेक्स्ट। उच्चारण, स्वरों में उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कहां से ध्वनि निकलती है, जैसे देखिए कंठ स्वर कौन कौन से हैं, यानी कि इनके उच्चारण में हम किसकी मदद लेंगे, गले की। आप बोलिए अ अह, गले से आवाज आ रही है ना, तो कंठ वर्ड कौन है, अ, और जो हमारा विसर्ग अह है वो हमारे कंठ वर्ड हैं। तालु में हमेशा याद रखना बच्चा, तालु में जो जिह्वा होता है वो तालु के अगले भाग का स्पर्श करता है, और मूर्धा में भी तालु का प्रयोग होता है बेटा, लेकिन तालु के कौन से भाग का, जिह्वा पलट कर जाएगा और तालु के पिछले भाग को स्पर्श करेंगे, ठीक है। तो आपका तालु तालव्य क्या हो गया है, ई, तालु के अगले भाग स्पर्श करेगी हमारी जिह्वा। मूर्धा री, ये जिह्वा पलट कर जाएंगे और तालु के पिछले भाग को स्पर्श करेंगे। ओष्ठ उ, ठीक है। नासिका अंग, नाक से ध्वनि निकलती है नासिका वर्ण में। कंठ तालु, यानी कि कंठ प्लस तालु का प्रयोग किया जाता है, कंठ तालव्य नाम से भी इनको जाना जाता है। कंठ तालव्य हमारे ए और ए हैं, और कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ वर्ड कौन से हैं, तो ओ और औ को हम लोग कंठोष्ठ वर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब कभी पूछा जाए तालव्य वर्ड ई, ठीक है, आहा उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो कंठ है, री मूर्धा है, ठीक है। डन ना। ओष्ठ उ सब बता ले जाएंगे, है ना। तो देखिए भाई, आधा अधूरा ज्ञान देना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे रही हूँ बच्चा, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कि पता है कंपटीशन में ना यही 12th तक ही जो है, जो हम पढ़े होते हैं ना, वही सारा काम भी देता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी आप पढ़ के निकले हैं, तो कहीं से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है वो बहुत टफ सा क्वेश्चन पूछ लें। जैसा कि मैंने बताया ना कि हमें युद्ध के मैदान में जाना है, एग्जाम हमारे लिए क्या होता है, एक युद्ध की तरह होता है ना, युद्ध ही तो है भाई। अगर हम पूरी तैयारी के साथ नहीं जाएंगे उस मैदान में
तो किधर से हमारे ऊपर आक्रमण होगा ये हमें नहीं पता। तो सेम वैसे एग्जाम में कि कहाँ से वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता। जैसे हम युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, वैसे ही हमें एग्जाम में भी पूरी तैयारी के साथ जाने हैं। यानी कि वो कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ लें, हम गलत नहीं करेंगे, हम सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से देंगे। ठीक है, ऐसे वाला जज्बा है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, बाकी नहीं समझ में आएगा कहीं तो बच्चा प्लीज पूछ लेना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया है। 10 बार पूछेंगे, 20 बार बताएंगे, लेकिन मन में मत रखना कि चलो ठीक है समझ लेंगे, ऐसा वाला मत करना। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए, क्योंकि जिद है कि जो सोचा है, जिस कॉलेज के लिए, जिस विश्वविद्यालय के लिए, उसमें आपका सिलेक्शन दिलवाना है, में आपका एडमिशन करवाना है। कि एक सपना होता है ना कि भाई मुझे बीएचयू में पढ़ना है, मुझे इलाहाबाद में पढ़ना है ना, अलग अलग बच्चों का। तो उस सपने को पूरा करना है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, एक ही मौका मिलता है, 2 मौके मिल गए, और जो पहली बार में जो हम लोग करते हैं ना, और जब जो सोचे रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसकी अलग ही खुशी होती है। कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो कहाँ कुछ है, जब तक कि उसके लिए संघर्ष ना करना पड़े, है ना। तो देखिए आ जाइए, अभी इतना पढ़ा है तो थोड़े कुछ क्वेश्चन कर लें, ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? जल्दी से मुझे उत्तर बताइए आप सभी लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द है नहीं, व्यंजन है नहीं, स्वर है नहीं, तो आपका कौन सा वर्ड सही हो जाएगा? यस बच्चे, कौन सा वाला? डी वाला, वर्ण। सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तब क्या बताएंगे? जैसे ही आपसे मौखिक इकाई पूछेगा बच्चा, आप बताएंगे ध्वनि। लिखितम इकाई पूछेगा बच्चे, लिखितम इकाई, तब क्या बताएंगे? वर्ण। डन बच्चा? चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला बहुत इजी सा है, अब तो मैम मुझे सब आ रहा है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि जो वर्ण है वो एक व्यवस्था में लिखे रहते हैं, स्वर है, फिर व्यंजन है, आ ई, मतलब ऐसा नहीं है कि आ के बाद का दिया रहे। तो वर्णों का जो वही एक व्यवस्थित रूप होता है, व्यवस्थित समूह होता है, उसे ही हमारे हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? लेखन के आधार पर वर्णमाला, या फिर मूलतः पूछा जाएगा? मूलतः तो कितना बताएंगे बेटा? यस 52। उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाएगा तो 45। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ए क्या कहलाता है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य? यस ए बिल्कुल सही। डी कंठ तालव्य। नासिक में क्या हो जाएगा? अनुस्वार, अंग। मूर्धन्य में आपका री, ओष्ठ में उ, ओ। ठीक है, कंठ तालव ए और ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अ ई उ अंग अ। अयोग वाह। यस यस बच्चे,
पता है जब ऐसे सेम वाला ऑप्शन आने लगता है ना कि बी सही है, डी सही है, तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। तो वही वाला फीलिंग आने लगा होगा। देखो, अंग और आहा, इन्हें क्या कहते हैं? अयोग व स्वर और व्यंजन को मिलाने वाली जो कड़ी होती है। अंग को याद रखना बच्चा, अंग को हम लोग अनुस्वार और आहा को विसर्ग। ठीक है, अब यही आ पे जब चंद्र बिंदु लग जाता है ना, जो हिंदी की अपनी मात्रा होती है, ये लिए नहीं गए हैं, मतलब कभी भी अगर चंद्र बिंदु है, कभी भी वो तत्सम शब्द नहीं होता, हमेशा तद्भव होता है, तब वो आपको क्या कहलाता? अनुनासिकता। अनुनासिकता। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाए विसर्ग वर्ण तो आहा अनुस्वार अंग, और अयोग वाह अंग और आहा स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, अयोग वाह स्वर और व्यंजन को मिलाने वाला अयोग वाह कहलाता है। डन बच्चे? तो ये थे हमारा स्वर का टॉपिक। कोशिश किया है कि कुछ भी ना छोड़े, कहीं से भी प्रश्न पूछे आप कर ले जाइए। समझाने की भी पूरी कोशिश किए हैं बच्चा, कि ऐसा ना हो कि कहीं आपको ना समझ में आया हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी बच्चा डाउट होगा, आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। और हाँ, वो जज्बा रखिएगा, हाँ बस जो अपना पसंदीदा वाला कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहिए, बस यही वाला। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चा लोग, मेरे ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।